Good morning. Well, today we will discuss about balancing and vibration. Nowadays, first of all, I will introduce what is the balancing. Nowadays, there is a trend for manufacturing the high-speed machinery, such as engines, CNC machines, etc., so that the same work can be completed in lesser and lesser time. There are many moving parts which may be rotatory as well as reciprocating parts. So balancing of these parts is of great importance. If these parts are not balanced, then there will be dynamic forces which will be unbalanced. These unbalanced dynamic forces will create serious consequences which may be harmful to the machinery, the human being, and the property surrounding the machinery. So these parts must have to be balanced so that the undesirable stress on the bearing and noise should be avoided. So this is the case of balancing कि balancing के केस में जैसे कि जो ट्रेंड है कि हमें हाई स्पीड मशीनरी की तरफ जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा काम है, जो हम वर्क कर रहे हैं, जो पहले करते थे वो काम हमारा कम से कम टाइम के अंदर कंप्लीट हो. मशीनरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट रोटेटरी और डिफरेंट रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होते हैं, उनकी बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है. अगर उनको हमने बैलेंस नहीं किया तो देन देयर विल बी अनबैलेंस डायनामिक फोर्सेस जो कि बेयरिंग के ऊपर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देंगे और अनडिजायरेबल नॉइज प्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी डिस्कम्फर्ट टू द ह्यूमन बीइंग. सो बैलेंसिंग, it is defined as the process of designing a machine in which unbalanced force is minimum. A machine is said to be balanced if the resultant force and the couple between the frame and the foundation is zero. अगर फ्रेम और फाउंडेशन के बीच में कोई भी रिजल्टेंट फोर्स या कोई कपल अगर रिजल्टेंट जीरो है उनका, तो इसका मतलब वो मशीन बैलेंस्ड है. दैट मशीन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड. नीड फॉर बैलेंसिंग, as I have already told, there are rotating and as well as the rotating parts of a high speed engine. If these are not balanced, then the dynamic force will increase load on bearing, increase the stresses in the member of machine, produce the unpleasant and even dangerous vibrations. मशीन क्या है कि अगर उसके अंदर अनप्लीजेंट जैसे हमारा नॉइसी हो जाता है एनवायरनमेंट, दैट विल बी डिस्कम्फर्ट टू द ह्यूमन बीइंग. एक ह्यूमन बीइंग बहरा हो सकता है, डेफ हो सकता है. तो और दूसरा डेंजरस वाइब्रेशंस की वजह से कई बार जो रोटेटिंग पार्ट है वो ब्रेक हो सकता है और जो भी ऑपरेटर है उसको हिट कर सकता है, तो उसकी लाइफ के लिए रिस्क रहता है. तो इन सभी को अवॉइड करने के लिए द मशीन शुड बी प्रॉपरली बैलेंस्ड. और एक किसी मशीन को हम कंप्लीटली बैलेंस तब कहेंगे जब उस मशीन के ऊपर उस मशीन के जो फ्रेम और फाउंडेशन के बीच में कोई भी रिजल्टेंट फोर्स या कोई भी रिजल्टेंट कपल जीरो हो. अब जैसे इंजन का केस है, आईसी इंजन का केस है, उस केस में हमारे पास जैसे रोटेटरी पार्ट है वो क्रैंक शाफ्ट है और दूसरा जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है वो पिस्टन है. तो ये जो पार्ट्स है अगर इनको बैलेंस ना करेंगे तो इनर्शियल फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी जिसकी वजह से वेयर एंड टियर, फ्रिक्शन ये प्रोड्यूस हो जाएंगी और वो मशीन की लाइफ को कम करती हैं. और दूसरा कि इसके अंदर अनप्लीजेंट और डेंजरस वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, नॉइसी हो जाता है ऑपरेशन. तो ये सारे फैक्टर्स अगर मशीन अनबैलेंस्ड है तो ये सारे फैक्टर्स उस केस में आ जाते हैं और जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी इफेक्टेड होती है और एक्यूरेसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स. सो दैट्स व्हाई द मशीन शुड बी बैलेंस्ड. सपोज कि वी हैव अ रोटेटिंग पार्ट. हमारे पास अगर कोई पार्ट है, कोई बॉडी है वो रोटेट कर रही है, इन दैट केस देयर विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू विच अ फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर. एक
हमारी जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो दो तरह की फोर्सेज लगती है, एक तो सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी टुवर्ड्स द सेंटर रेडियली इनवर्ड्स, जो रेडियली इनवर्ड्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेज विल बी इक्वल, मीन्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों फोर्सेज का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी equal, but the direction of the centrifugal will go on changing while rotating. Centrifugal force की जो direction है that will going on changing. So this centrifugal force will be the disturbing force. So this force must be balanced. So in case of a mass that is rotating, then in that case the centrifugal force will be equal to, suppose a mass m is rotating, this mass m is rotating. In this case this force, suppose this is the center, this radially inward force is the centripetal force, and this radially outward force is the centrifugal force. But the direction of this force, means the direction of the centrifugal force will goes on changing while rotating. Suppose the mass of this body is m and this is the r, distance between the center of the rotation of the axis and the center of mass, इन दोनों के बीच का distance r है. So in this case the centripetal force Fc, suppose Fc is the centrifugal force. This centrifugal force will be equal to m omega square r. Mathematically this centrifugal force will be equal to m omega square r. So this case will comes when the body is rotating. Here m is the mass of the body in kg, omega is the angular velocity in radian per second, and r is the distance between the center of mass. This suppose this is the body and this point is the center of mass and the center of the axis of rotation. So this is the case of centrifugal force acting on a body while rotating. Balancing of rotating parts. How we can balance the rotating parts? The process of providing the second mass in order to nullify the effect of centrifugal force caused by a first rotating mass. I have said here that when a body is moving, rotating, then the centrifugal force is the disturbing force, and this force should be counterbalanced, or the effect of this centrifugal force should be nullified, and it can be done by providing the second mass. So this process of providing the second mass in order to nullify the effect of centrifugal force caused by a first rotating mass is known as the balancing of rotating mass. Now we have types of balancing of rotating masses. Here we have two types, static balancing and dynamic balancing. In case of static balancing, when the shaft is not running, the shaft is at rest or the rotating part is at rest, in that case the center of the mass or the center of gravity of the masses should be at the same distance irrespective of their position. Or you can say, when the resultant centrifugal force on the body is 0, then the body is said to be in statically balanced position. And in case of dynamic balancing, when the resultant force and the couple, in this case the additional is couple, when the resultant force and the couple is 0, then the machine or the body is said to be dynamic balanced. If body or the machine is dynamic balanced, then automatically the condition of static balance is fulfilled, but the reverse is not true. Means अगर कोई body dynamically balanced है
तो इसका मतलब वो स्टैटिकली बैलेंस तो है ही है, क्योंकि इन केस ऑफ स्टैटिकली बैलेंस्ड द रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी 0, and in case of dynamic balancing resultant of centrifugal force plus the resultant of couple this should be 0. अगर कोई डायनेमिकली बैलेंस्ड है तो वहां पे रिजल्टेंट फोर्स तो 0 होगी, इसका मतलब स्टैटिकली बैलेंस्ड भी है। और फर्दर क्या है, इसमें एक कंडीशन और है कि इसके अंदर जो रिजल्टेंट कपल है दैट शुड आल्सो बी 0, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अगर मान लो कोई बॉडी स्टैटिकली बैलेंस्ड है तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो डायनेमिकली बैलेंस्ड भी है, क्योंकि स्टैटिकली के अंदर तो सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स 0 है। बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, वी हैव 3 cases: balancing of a single rotating mass, balancing of several masses rotating in the same plane, and the case third is balancing of several masses rotating in different planes. So we take the first case, balancing of a single rotating mass. Suppose this is the shaft, and here we have mass m1 which is at a distance of r1 from the axis of rotation of this shaft. ये कोई शाफ्ट है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लीजिए कि कोई मास m1 है जो कि डिस्टर्बिंग मास है, जो कि अनबैलेंस्ड मास है। सो इन दिस केस ये जो हमने केस कंसीडर किया है, अगर रोटेटिंग मास, सिंगल रोटेटिंग मास सेम प्लेन के अंदर है, इस केस में जो डिस्टर्बिंग मास है m1 जो कि r1 डिस्टेंस पे है, कहां से, इसका जो सेंटर ऑफ मास m1 का और एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है दैट इज r1। सो हम जो उसका जो बैलेंस्ड वेट है, काउंटर बैलेंस्ड वेट है, वो हम इसके यहां पे रख देंगे। सपोज दिस इज m2 r2, so here we have the distance r2, तो हमारे पास इस केस में एक तो डिस्टर्बिंग फोर्स है दैट इज m1, और दूसरा जो बैलेंसिंग मास है दैट इज m2. m1 is the disturbing mass and m2 is the balancing mass. In this case, as the angular velocity of both the masses will be same, मतलब क्या है कि कोई शाफ्ट है जो कि जिसकी की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो इनकी भी ओमेगा होगी। तो इसकी इस ओमेगा की वजह से जो एंगुलर स्पीड की वजह से क्या होगा कि जो डिस्टर्बिंग मास है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट विल बी Fc1, दैट विल बी इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r। एंड हमने उसके बाद क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए, इस डिस्टर्बिंग मास को बैलेंस करने के लिए एक और मास लगा दिया सेम प्लेन के अंदर, तो वो डिस्टेंस है उसका r2। तो इस बैलेंस्ड मास के ऊपर जो हमने काउंटर बैलेंस करने के लिए ये मास लगाया है, तो इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी दैट विल बी m2 ओमेगा स्क्वायर r2, क्योंकि ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड दैट विल बी कांस्टेंट। सो इन दिस केस फॉर द कंप्लीट बैलेंस the disturbing force, this is the disturbing force and this will be the balanced force. These two forces should be equal for complete balance, means Fc1 should be equal to Fc2. So in this case we can put omega can be cancelled out and it will be equal to m1 r1 m2 r2. अब इसको बैलेंस करने के लिए m1 r1 को बैलेंस करने के लिए we have m2 r2, पर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो m2 को बढ़ा दें r2 को कम कर दें, या r2 को बढ़ा दें m2 कम कर दें। तो जनरली वी प्रोवाइड लेसर मास, हम कोशिश करते हैं कि जो मास है वो लेसर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जनरली जो r1 से ज़्यादा हम r2 को रखते हैं, सो दैट कि जो ये बैलेंस्ड मास है इट कैन बी केप्ट लाइटर। सो दिस इज द केस ऑफ सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन।
अब दूसरा केस है डिस्टर्बिंग मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। अगर मान लीजिए हमारे पास जो डिस्टर्बिंग मासेस हैं दे आर इन डिफरेंट प्लेन, पहला केस था सिंगल मास है रोटेट कर रहा है सेम प्लेन के अंदर। अब दूसरा केस है डिस्टर्बिंग मास, सपोज दिस इज द डिस्टर्बिंग मास, दीज आर द बैलेंस मास। इस केस के अंदर क्या है कि जैसे डिफरेंट प्लेन के अंदर वो है डिस्टर्बिंग मास है और बैलेंस मास डिफरेंट प्लेन्स के अंदर है। इन दैट केस अगर हम इसको बैलेंस करना है तो हमें दो काउंटर बैलेंस करने के लिए दो मासेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सपोज कि एक m1 है और दूसरा m2 है, ये m1 है और ये m2 है, ये डिस्टर्बिंग मास m है। इन दिस केस मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस ये L1 है और यहाँ से लेके ये L2 है। इन दिस केस दिस L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ये टोटल L है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये L है। एक डिस्टर्बिंग मास है जो कि दो काउंटर बैलेंस जो बैलेंस्ड मासेस हैं उनके बीच में लाई कर रहा है, उनके बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में तो नहीं, मतलब उनके बीच में लाई कर रहा है। तो इन दिस केस द फोर्स ऑन दिस डिस्टर्बिंग मास, तो डिस्टर्बिंग फोर्स विल बी m ओमेगा स्क्वायर r, ये मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस है r और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से r1, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये शाफ्ट है, दिस इज द शाफ्ट और ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है r2। तो इसी तरह fc1 m1 ओमेगा स्क्वायर r1, fc2 m2 ओमेगा स्क्वायर r2। इन दिस केस क्योंकि हमें इसको बैलेंस करना है तो उसके FC शुड बी इक्वल टू FC1 प्लस FC2। जब हम इनको बैलेंस करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर सब में से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा MR1 प्लस MR। नाउ टेकिंग मोमेंट्स अबाउट C, सपोज दिस इज द पॉइंट C। अब हमने इसके अबाउट मोमेंट लेनी है, तो इसमें क्या है M1 L1 प्लस L2 विल बी इक्वल टू, पहला केस क्या है M1 या दिस यहाँ पे जो फोर्स लग रही है FC1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2, दैट विल बी इक्वल टू दिस FC L2। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है FC का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है L2, इसके ऊपर FC1 लग रही थी, इसका FC1 का ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है L1 प्लस L2। तो इसके अंदर जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है M1 R1, इसको आप FC1 की वैल्यू पुट कर लीजिए, FC की वैल्यू पुट कर लीजिए। जब FC1 और FC की वैल्यू पुट करेंगे तो देन इट विल बी, so this will be the value of M1 R1, that will be equal to MR L2 by L. So this is the case of when the mass is placed in between the two counterbalanced masses.